हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। आपने कई बार डी ब्लॉक में सुना होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या किस तरीके से डी ब्लॉक के कई क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो थ्योरीज है वो सॉल्व करती है। तो ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट हैं और ये अगर आप बेसिक तरीके से इसे सीखते जाओगे तो ये आसान है और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर नीट मेंस एंड एडवांस लेवल। एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, नीट के भी ज़्यादा क्वेश्चन एंड मेंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर। नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले क्वेश्चन है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये पूरे चैप्टर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ही बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? Coordination compound is the compound in which central metal atom or ion attached to ligands न्यूट्रल या नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि जिसमें मेटल, एक मेटल होता है यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये आपस में कंबाइंड होते हैं। तो इस तरीके के जो कंपाउंड बनते हैं उससे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप देख के कैसे पता लगा लोगे? सिंपल है, उसमें ये इस तरीके का स्क्वायर ब्रैकेट होता है। आपने अभी तक देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे। तो इसमें इस तरीके के स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट वाले जितने भी कंपाउंड हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये उनकी पहचान है, इसे इस स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं हर हमेशा। तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मीन्स विच इज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। मेन पहचान है इसकी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों रखा गया? वाई दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन ही इसे क्यों कहा गया? तो आंसर इज बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इनका भी थ्योरी आप पढ़ते जाओगे तो क्या होगा? इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने कहा जाता है। तो इसीलिए कहा इनको अगर आप बेसिक तरीके से पढ़ते जाओगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अदरवाइज इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इससे एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज द कोवलेंट बॉन्ड। ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड का टाइप होता है इन विच शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन एटम। यानी कि है तो ये कोवलेंट बॉन्ड की तरह, लेकिन इसमें जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे केवल एक ही एटम कंट्रीब्यूट करता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम कंट्रीब्यूट करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड है, सपोज मैंने कहा ए एक और बी एक,
तो ये दोनों कंट्रीब्यूशन करेंगे ए और बी में, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर मैंने कहा ए है और बी है तो बी के पास ही लोन पेयर है, ए के पास बॉक्स खाली है, तो इस तरीके के बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मीन्स शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन एटम, केवल एक ही एटम कंट्रीब्यूशन करता है। तो सेंट्रल मेटल एटम, जनरली हमने अभी कहा था सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वाइल जो लिगेंड्स लेगेंड्स होते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, यानी एक्ट एज अ लेविस एसिड एंड इट एक्ट एज अ लेविस बेस, बेस जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एसिड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल ये है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये खाली बॉक्स है, इसने शेयरिंग कराई यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिकॉज शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन एटम। एक के पास कुछ नहीं है, दूसरे के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब लेविस बेस या लिगेंड्स के कुछ एग्जाम्पल, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक H2O, O के पास दो लोन पेयर हैं, Cl माइनस ये लोन पेयर हैं, OH माइनस इसके पास लोन पेयर हैं, एंड Cn माइनस यहाँ पे लोन पेयर हैं, एंड CO लोन पेयर है, यानी विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लेविस बेस, और यहाँ पे हम इसी को कहते हैं लाइगेंड, मीन्स विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट। एंड सेकेंड इज एग्जाम्पल ऑफ लेविस एसिड, लेविस एसिड के एग्जाम्पल, तो जो हमने इसमें प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था डी ब्लॉक एलिमेंट, तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जनरली, या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं हम यहाँ पे, तो ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज अ या फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। उसका रीजन था वहाँ पे बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पास खाली जगह होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होंगे, जो लाइगेंड्स इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को फिल होने के लिए हमारे पास खाली जगह होनी चाहिए, यानी वैकेंट स्पेस या ऑर्बिटल होना चाहिए। तो डी ब्लॉक की खास बात है, या जो ट्रांजिशन एलिमेंट है हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। सेकेंड इज हाई चार्ज डेंसिटी और स्मॉल साइज, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर हम पढ़ा रहे हैं और कोई उसे कैच नहीं कर पा रहा, तो इट इज कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। तो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन अगर ये उसको खींच ही नहीं पाएगा अपनी साइड को, तो भी वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बना सकता। तो इसीलिए उसका चार्ज डेंसिटी हाई होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या चार्ज अपॉन साइज का जो रेशियो होता है वो हाई होना चाहिए। जितना हाई चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से खींचेगा। तो हाई चार्ज डेंसिटी या चार्ज अपॉन साइज रेशियो हाई होना चाहिए, और स्मॉल साइज होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल है NH3, N के पास लोन पेयर हैं, एंड BF3 इसके पास वैकेंट स्पेस है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इन दोनों में बॉन्डिंग हो जाती है। तो इस तरीके से दिखा सकते हैं हम NH3 एरो BF3, इसमें हम रिप्रेजेंटेड बाय एरो। ध्यान रखना है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उससे रिप्रेजेंट करेंगे बाय एरो से, इस तरीके से एरो से हम इसे शो करेंगे।
लेविस बेस टू लेविस एसिड, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो डोनेट कर रहा है उसकी साइड से जो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी साइड को। तो इस तरीके से भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसको फिर रिवाइज किया गया, थोड़ा बहुत इसे चेंज किया गया, और इसे चेंज करने के बाद इसको हम सिंगल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी कोवैलेंट बॉन्ड में मिक्स कर दिया गया। तो समटाइम्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन और एरो से। ये आपको कंपाउंड को देख के समझना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये सिंगल लाइन हुआ तो यू कांट आइडेंटिफाई कि विच वन दिस इज कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट। तो इसीलिए इसको हम आगे समझेंगे ज़्यादा अच्छी तरह से। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन और एरो से। अब इस समय मॉडर्न में से सिंगल लाइन को प्रीफर करते हैं बिकॉज इट इज़ मर्ज विद कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसे कोवैलेंट बॉन्ड में मिक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट हेडिंग इज कॉम्प्लेक्स आयन। आयन मीन्स जिसमें कोई चार्ज होगा, यानी द चार्ज स्पीसीज द आयन, द चार्ज्ड स्पीसीज इन विच सेंट्रल मेटल आयन इज अटैच्ड टू लिगेंड्स थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी पूरी डिफाइन सेम है, यहाँ पे आयन होगा बस। आयन मीन चार्ज, यहाँ पे चार्ज होगा, जैसे FeCN6 4 माइनस, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन बिकॉज इट इज चार्ज्ड। CONH3 का होल 4 2 प्लस, दिस इज चार्ज्ड मीन्स आयंस। तो ये ब्रैकेट होना जरूरी है कॉम्प्लेक्स के लिए, अदरवाइज दिस वन इज नॉट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसकी आइडेंटिटी है स्क्वायर ब्रैकेट। इससे पहचान लोगे आपकी दिस इज कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट आयन इज दिस एंड विच हैव चार्ज, यानी आयन, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्फीयर किसे बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आयन या एटम किसे बोलते हैं, लाइगेंड्स या उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, एम्बिडेंटेड लाइगेंड्स किसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, पॉलीहेड्रॉन, इसमें हम स्पेस बताते हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक लाइगेंड्स एंड काउंटर आयन और आयोनाइजेशन स्पेयर। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इसको हमें अच्छी तरह से समझना है जिससे हम पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो स्टार्टिंग पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगाना होगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड द ऑल कॉन्सेप्ट वेरी इजली। तो फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्पेयर। The central metal atom is directly attached with ligand through coordinate bond, is enclosed by square bracket, is called coordination sphere or entity। Means suppose ये compound है, इसमें जो इस ब्रैकेट के अंदर है which is enclosed by square bracket is called कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दिस वन इज नॉट। सपोज ये है आपका, तो COH2O6 ब्रैकेट, तो दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दिस वन इज नॉट। यानी जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है जिसमें सेंट्रल मेटल आयन इज अटैच्ड टू लिगेंड्स थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी बिकॉज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहीं प्रेजेंट है बस, बाकी इसमें नहीं है। दिस इज आयनिक बॉन्ड, अगर ये सपोज करो +2 चार्ज है, ये -2 चार्ज है, दिस वन इज आयनिक नॉट कोऑर्डिनेट, इसीलिए हम इसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी नहीं कहेंगे। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड
coordination entity and it is non-ionizable means cannot dissociate. Generally ये टूटेगा नहीं because the strong bond is formed, तो ये bond breakdown नहीं होता, तो this is non-ionizable, ions में convert नहीं होता है. Second one is central metal ion or atom. Central metal ion or atom. The atom or ion which accept the lone pair of electron. Lone pair of electron from ligands, न्यूट्रल या नेगेटिव होगा जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, स्पीसीज थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, जिससे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम. अभी आपको बताया था सेंट्रल मेटल एटम जनरली ट्रांजिशन मेटल को लिया जाता है बिकॉज वैकेंट डी ऑर्बिटल, स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी एंड इट एक्ट एज अ लेविस एसिड, यानी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या चार्ज डेंसिटी होती है. नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा? इट इज नंबर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम टू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कितना चार्ज सेंट्रल मेटल पे आ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपने पहले भी किया है ये रिडॉक्स रिएक्शन में. जैसे मैंने कहा FeCN6 और ऊपर है 4-, तो यहाँ पे हमें सेंट्रल मेटल का निकालना है बिकॉज दे हैव वेरिएबल वैलेंसी, अलग अलग होती है. ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी अलग अलग होती है, तो हमने सपोज इसे X मान लिया. Cn का होता है -1 और 6 है तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू जितना इसके ऊपर चार्ज होता है -4, तो x -6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू 6 - 4 इज इक्वल टू +2, तो +2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन. यहाँ पे इसका +2, ये -6 इज इक्वल टू -4, +2 -6 -4. दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe यानी मेटल. सेकेंड एग्जाम्पल इज CONH3 6 ऊपर है 3+. वी नो दैट NH3 इज न्यूट्रल बट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसके पास लोन पेयर होते हैं, दैट इज वाई इट इज एक्ट एज अ लिगेंड्स. और क्या होगा फिर 6 इंटू 0, इसे x एज्यूम कर लो जिसका हमने निकालना है. डी ब्लॉक्स जो वेरिएबल वैलेंसी, इसीलिए हमें इससे हर बार कैलकुलेट करना होता है, कहीं पे +1, कहीं पे +2, कहीं पे +3. दे शो वेरिएबल वैलेंसी. तो x प्लस 0 इंटू 6 इज इक्वल टू +3, यानी x इज इक्वल टू +3. दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट यानी सेंट्रल मेटल एटम. कोबाल्ट कैरी +3 चार्ज. नेक्स्ट इज चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन. द algebraic sum of the total charge of the ligands and central metal ion. इसमें इन दोनों के बीच का सम, इसे निकालने का आसान तरीका क्या है? K यू नो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K इज +1. 4 हैं तो ओवरऑल 4+, तो ये ओवरऑल का 4- बिकॉज जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे. मीन्स FeCN6 overall 4-. तो दिस इज थ्रू दिस वी कैन कैलकुलेट द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन. इस कॉम्प्लेक्स आयन का हम चार्ज आराम से निकाल सकते हैं इसके थ्रू. इसे कहते हैं काउंटर आयन या आयोनाइजेशन स्पेयर, जो बाहर होते हैं.
Second one is FeNH3 6SO4. We know that SO4 is equal to -2. तो अगर ये माइनस है तो ये क्या होगा, +2. तो इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स होगा उसका चार्ज होगा FeNH3 6 और ये +2. तो जितने भी अगर इसमें इधर लगा है तो माइनस, आगे लगा है तो प्लस. इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स में चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज लाइगेंड्स और लिगेंड्स. दोनों तरीके से हम इसे कह सकते हैं. द एनायन और न्यूट्रल स्पीसीज जनरली मॉलिक्यूल, आयन और एटम, कुछ भी हो सकता है. ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है. विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम through coordinate bond to form complex, act as a Lewis base और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है. हालांकि इसमें एक एक्सेप्शनल केस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं जैसे CO, CN एक्सेट्रा कैन ऑल्सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम मेटल आयन. ये मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेंगे और इसीलिए हम इसे कहते हैं पाई एसिड्स लिगेंड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में आएगा लगभग. पाई एसिड्स लिगेंड्स यानी जो मेटल से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचेंगे. तो दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स इज कॉल्ड पाई एसिड्स लिगेंड्स. यानी ये कुछ ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेंगे. तो बहुत रेयर केस है, लेकिन आगे बताया जाएगा कहाँ पे ये वैलिड होता है. नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स. क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी. डेंटिसिटी जनरली दांत के लिए कहते हैं. तो डेंटिसिटी के बेस पे फर्स्ट इज मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटा एंड हेक्सा. चार्ज में न्यूट्रल, नेगेटिव या पॉजिटिव. न्यूट्रल में जैसे NH3 विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे H2O. और थर्ड वन इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग. जैसे अभी हमने कहा था कि कुछ एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और कुछ डोनेट भी कर सकते हैं. तो इसमें है क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल. इस तरीके से ये आपका फर्स्ट लेक्चर है जिसमें कि आपको अब बेसिक्स इसके आगे बताए जाएंगे. तो फर्स्ट आपको सारे टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से रीड करना है. थैंक यू.